हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका दृष्टि आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्लास प्रारंभ करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। 28 अक्टूबर से दृष्टि आईएएस 2023 की आईएएस प्रीलिम परीक्षा को टारगेट करते हुए एक बैच स्टार्ट कर रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट सब्जेक्ट का कवरेज दिया जाएगा, क्विक रिवीजन बुकलेट्स दी जाएंगी, टेस्ट दिए जाएंगे, टीचर्स के साथ 1-to-1 जूम सेशन में अपनी क्वेरीज सेटलमेंट का मौका दिया जाएगा और उसके साथ हमारी एकेडमिक टीम आपको हर समय एकेडमिक से रिलेटेड हेल्प करने के लिए बैकग्राउंड में काम करेगी। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और 2023 अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप डेफिनेटली इस टाइम एक रिगरस एक्सरसाइज ज़रूर करें। कहते हैं The more you sweat in peace, the less you bleed in war। अभी जो शांति काल है, प्रीलिम्स अभी दूर है तो ये शांति काल ही है। तो इस शांति काल में आप जितनी मेहनत करेंगे आपको एग्ज़ाम हॉल में उतना ही पछतावा कम होगा और सफलता का जो परिदृश्य है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। चलिए, तो 28 अक्टूबर के इस प्रारंभ होने वाले कोर्स को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको किसी भी विषय को कैसे पढ़ना है, खासकर जियोग्राफी विषय में विभिन्न टॉपिक्स को कैसे पढ़ा जाता है, उसमें से एक टॉपिक लेकर के उस बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताते चलूं कि यहां पर आप यूपीएससी की जो एक्सपेक्टेशन है उसको मैच करना है। आप विषय में लोग एक एक टॉपिक में पीएचडी करते हैं, तो विषय में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके पता चलता है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ध्यान डालें, नजर डालें, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं उनमें मुख्यतः 3 प्रकृति के सवाल होते हैं। 3 प्रकृति होती है उनकी। हमेशा क्वेश्चंस की प्रकृति को आप समझ लेंगे तो उसको सॉल्व करना आसान होगा और उसी दिशा में अपनी प्रिपरेशन करना भी आपको आसान लगेगा। प्रकृति होती है कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हों तो आप ये देखें उस टॉपिक से रिलेटेड सभी आधारभूत एवं आवश्यक तथ्य जो है वो आपको याद होने चाहिए। तथ्य बहुत होते हैं, आप कोई गूगल नहीं है जो आपको सब कुछ याद रहेगा, पर आधारभूत तथ्य जो है वो आपको याद होने चाहिए। तो फैक्ट बेस्ड जितने भी सवाल होते हैं, तथ्यों पर आधारित जो सवाल होते हैं, उसे आप आसानी से कर पाते हैं। फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। विषय का, टॉपिक का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है। आप चक्रवात पढ़ रहे हैं तो चक्रवात के बनने से और समाप्त होने की पूरी प्रक्रिया का एक कॉन्सेप्ट होगा, संकल्पना होगी, पूरी थियरी होगी, तो उसे आप बेहतर तरीके से समझ लें। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो तथ्य अपने आप उसमें, जैसे माला में मोती पिरोया होता है, वैसे ही मोती उसमें फैक्ट के तौर पर ऐड होते चले जाते हैं। जियोग्राफी में खासकर जो तीसरी प्रकृति होती है क्वेश्चन की, वो होते हैं ऑब्जर्वेशन टाइप। ऑब्जर्वेशन टाइप, जब आप किसी टॉपिक को समग्रता से पढ़ लेते हैं तो उसके विभिन्न आयामों और पहलुओं को जोड़ते हुए जो भी ऑब्जर्वेशन डेवलप की जाए, अब वो किताबों में लिखा नहीं होता है, वो यूपीएससी अपने से क्वेश्चन बनाती है। तो आपको लगता है कि यूपीएससी ने ये क्वेश्चन कहां से बना दिया, इसके लिए मुझे कई दूसरी किताबें पढ़नी चाहिए अब, और उस एक ऑब्जर्वेशन को ढूंढने के लिए आप दूसरा बहुत सारा मटेरियल, पर जैसे कस्तूरी मृग होता है ना, उसके अंदर वो खुशबू, वो सुगंध जो है वो उसके अंदर ही होती है, पर वो बाहर ढूंढता फिरता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रिपरेशन करने के बाद अपने आप डेवलप होने लगेगी, है ना। तो आपको अगर यूपीएससी को समझना है, यूपीएससी किस तरीके के सवाल पूछती है, तो सबसे पहले आपको यूपीएससी की मानसिकता को पकड़ना हो।
वो कैसे सोचती है ना। चोर को पकड़ने के लिए चोर की मानसिकता से सोचना पड़ेगा कि उसने थेफ्ट को कैसे अंजाम दिया। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको यूपीएससी की विचारधारा को समझना पड़ेगा। और इसके लिए जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको उससे काफी मदद मिलेगी। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कॉन्सेप्ट तो जरूर लेती है, पर ऑब्जर्वेशन नए नए विकसित करती है और उसी में कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स बनते हैं और फिर गलतियां होती हैं। तो उससे पहले आप खुद ही अपना ऑब्जर्वेशन डेवलप कर लीजिए टॉपिक के विभिन्न आयामों। इसके लिए आपको टॉपिक के उन अंगों के बारे में सोचना होगा जो नोट्स में नहीं दिए होते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली वो नोट्स में नहीं दिए जा सकते क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत सारी विकसित होती रहती है। ठीक है, पर वो हमेशा फैक्ट और कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होंगी, कोरी कल्पना पर नहीं होंगी। तो इन 3 प्रकृति के क्वेश्चंस को अगर हम कमांड करें तो आपका आराम से हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, कम से कम इतना तो सॉल्व होगा कि आपका प्रीलिम्स बड़ी आसानी से क्वालिफाई हो। चलिए लेते हैं एक टॉपिक और देखते हैं कि कैसे सब्जेक्ट और टॉपिक विशेष का अध्ययन हम कर सकते हैं। मेरे पीछे आप बहुत सारे पत्थर देख रहे हो, चिंता मत कीजिए, आज पत्थरबाजी नहीं होगी। हम रॉक के बारे में थोड़ा सा समझेंगे और एक खास आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो चट्टानें मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत की गई हैं। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान एवं रूपांतरित इसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। आज हमारा पूरा फोकस जो है वो आग्नेय चट्टान पे होगा, समझेंगे कि रॉक को कैसे हम समझ सकते हैं। देखिए यूपीएससी हमेशा इन पर जो क्वेश्चन पूछ चुकी है वो अब इसका लेवल और रेस करेगी। तो आपको ये देखना होगा कि यूपीएससी ने रॉक्स पर कैसे क्वेश्चन पूछे, अब इसके आगे क्या हो सकता है, इस पर आगे कौन से एंगल बन सकते हैं जो यूपीएससी सोच सकती है। ठीक है, उन एंगल्स को थोड़ा सा खंगालें। पहले आधारभूत तौर पर हम समझ लेते हैं बेसिकली रॉक क्या है, मिनरल क्या है, एलिमेंट्स क्या है। कई बार यही कंफ्यूजन होता है कि मिनरल क्या है, क्या वो चट्टानों से अलग है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं एक कहावत से। ए.के. लुबॉक ने एक लाइन कही थी रॉक्स के बारे में कि चट्टानें पृथ्वी की इतिहास की किताब है। रॉक्स आर द हिस्ट्री बुक ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के इतिहास के बारे में अर्थात भूतकाल के बारे में हमें सब कुछ बताती है। और इसके विभिन्न अंग, चाहे वो जीवाश्म ही क्यों ना हो, वो इस किताब के कुछ पन्ने हैं। तो अगर पृथ्वी के इतिहास को, पृथ्वी के भूतकाल को समझना है तो हमें चट्टानों को समझना होगा। अब इस कहावत पर आधारित बहुत सारी थियरीज हैं, चाहे वो वेगनर की थियरी हो, महाद्वीपीय विस्थापन की थियरी हो, चाहे जो भी थियरी हो, वो सभी थियरीज जो है वो यहां पर जुड़ती हैं चट्टानों से। ठीक है, ओके। तो पहले मैं आपको बता दूं कि चट्टानें होती कहां पर ये घटित होंगी, या धरातल में ऊपर ही होती हैं या अंदर भी कहीं पाई जाती हैं। तो आपने एक शब्द सुना होगा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर हमारा क्या होता है? लिथोस्फेयर बेसिकली भूपर्पटी प्लस अपर मोस्ट सॉलिड, या आप कहें रिजिड मेंटल है। ठीक है, मेंटल को हिंदी में प्रवार कहते हैं, पर मेंटल जो है वो ज्यादा प्रचलित है। तो लिथोस्फेयर
शब्द बना है लिथ से, जिसका मतलब होता है चट्टान। इसका मतलब है चट्टान जो है वो लिथोस्फेयर में पाई जाएगी। पर लिथोस्फेयर तो लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा एक्सटेंडेड है, ठीक है, 100 से 200 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाता है। तो इतनी गहराई में चट्टानें कहीं भी हो सकती। इसका मतलब है कि इनका वर्गीकरण जहां पर धरातल पर पाए जाने के हिसाब से, वहीं इनका वर्गीकरण अंदर वर्टिकल रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसी वजह से लिथोस्फेयर हमारा रॉक्सफेयर है, रॉक्सफेयर है, और यहीं पर चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें चट्टानों की प्रकृति कैसी होती है, तो हमेशा चट्टानों के लिए नकारात्मक अवधारणाएं ये होती हैं, है ना। चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, और कठोरता जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा नकारात्मक परिचय देता है ना। क्या पत्थर दिल होना बहुत नकारात्मक समझा जाता है ना। पिता पत्थर दिल होता है, माँ कोमल हृदय होती है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो पत्थर जो है वो हमेशा मानवीय भावनाओं में एक ऐसा स्थान रखता है जहां पर उसका सम्मान उस तरीके से नहीं होता। पर वाकई में अगर हम प्रकृति में पत्थर की बात करें, चट्टान की बात करें, तो शायद आपके बॉडी में, हमारे शरीर में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व कभी किसी चट्टान का ही हिस्सा रहे होंगे। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि चट्टान वाकई में मानव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हमें इसे समझना चाहिए, सिर्फ विषय के तौर पे नहीं, बल्कि मानव जीवन में इसका क्या उपयोग है। मानव चट्टान को खाने से लेकर के पहनने तक हर काम में है ना। डायमंड एक चट्टान है ना, उसको पहनते हैं लोग, रूबी, पन्ना, ये सब पहनते हैं। आप लोग काला नमक, सेंधा नमक, नमक खाते हैं, वो क्या है? चट्टानें ही तो हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे इस रॉक्सफेयर, इस लिथोस्फेयर में विभिन्न प्रकार के मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं या खनिज होते हैं। ठीक है, तो हमारे इस लिथोस्फेयर में क्या है? खनिज। अब ये जो खनिज हैं, ये विभिन्न प्रकार के एलिमेंट या तत्व से बने हो। इनकी अपनी निश्चित परमाणुविक संरचना बन जाती है, या आप कहें आणविक संरचना, आणविक संरचना बन जाती है। परमाणुविक काट दें, आणविक संरचना बन जाती है, और एलिमेंट्स की अपनी निश्चित परमाणुविक संरचना होती है। ठीक है, इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है जो डेफिनेट होता है। जैसे आयरन है तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना होगा, कार्बन है तो उसका अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर मिल करके, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, आणविक संरचना बनाते हैं। तो मिनरल्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। पर क्या अगर यूपीएससी स्टेटमेंट बताएं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी खनिज पदार्थ बहुधात्वीय होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो। ऐसा नहीं है, ठीक है, या बहुतत्वीय होते हैं, ऐसा नहीं। सभी मिनरल बहुतत्वीय नहीं होते हैं, कुछ मिनरल एकल तत्वीय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर कि किसी मिनरल में कितने एलिमेंट हैं, एक है या एक से अधिक है, उसी आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले ज्यादातर खनिज वो बहुतत्वीय होते हैं। ठीक है, बहुतत्वीय होते हैं ज्यादातर खनिज। ठीक है, स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा, ज्यादातर खनिज बहुतत्वीय होते हैं, पर सभी नहीं होते हैं। ठीक है, वहीं कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो एकल तत्वीय होते हैं, इनको नेटिव मिनरल कहते हैं। मिनरल या आप कहें एकल।
एकल तत्व भी। जैसे आप हीरा देखिए, उसमें प्योरली क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। इवन मानव ने जो सबसे पहली धातु प्रयोग करना स्टार्ट की वो क्या थी, कॉपर। आप जरा सोचिए कि उस समय जब चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है, ठीक है, जो एक तरीके से कहें कि मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के पैरेलल ही चला, और महाराष्ट्र में अगर आप देखें इनाम गांव, दायमाबाद, ये सब चाल्कोलिथिक सभ्यता या ताम्र पाषाणिक सभ्यता ही रही। तो इतने पहले समय से तांबा प्रयोग किया जाने लगा। कांसा तो बाद में प्रयोग हुआ, तांबा बहुत पहले से प्रयोग किया जाने। इसका मतलब है क्या तांबे का शोधन किया जाता था, क्या शोधन करने की मतलब उसे साफ करने की टेक्नोलॉजी उस समय थी। तो शायद यही बात हमें समझनी होगी कि तांबा एक नेटिव मिनरल है, कॉपर एक नेटिव मिनरल है, और इस आधार पर उसे शोधित करने की आवश्यकता नहीं है, वो जैसे मिला उसका वैसे प्रयोग किया गया, ठीक है। सोना, चांदी, तांबा, हीरा, इवन सल्फर, ग्रेफाइट, ये सब एकल तत्वीय तौर पर भी मिल जाते हैं, नेटिव मिनरल्स के तौर पर मिल जाते हैं। अब इन सभी मिनरल्स को समूहों में अगर बांटें, ठीक है, आप पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों की अगर हम गणना करें, खासकर क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी क्रिस्टल रीजन में ही ज्यादातर हमारे स्टोन रॉक्स हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 8 तत्व, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, आप देखेंगे ये 8 तत्व, इनके नाम आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। ये मुख्य 8 तत्व ये भूपर्पटी का, क्रस्ट का 98% फॉर्मेशन करते हैं। मतलब अगर आप चट्टाने देखेंगे तो लगभग सभी चट्टानों में आपको यही मिलेगा। तो आपका एक ब्रॉडर सेंस तैयार हो गया अब कि जितनी भी चट्टाने होंगी उनमें ये 8 तत्व ही होंगे। कम ज्यादा कोई होगा, कोई नहीं होगा। अब इनके होने ना होने की महत्ता के आधार पर चट्टानों की प्रकृति में परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। अपनी स्टोरी लाइन तैयार करते जाइए इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जितने भी तत्व हैं, अब ये तत्व है ना, क्योंकि इनका निश्चित एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यही 8 तत्व 98% क्रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ज्यादातर चट्टानों में, लगभग सभी चट्टानों में इन्हीं तत्वों की महत्ता होगी या यही तत्व पाए जाएंगे। अब इन सभी तत्वों के आधार पर हम जितने भी मिनरल पृथ्वी पर देखते हैं, उन मिनरल्स को लगभग 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। खनिजों के 6 समूह बनाए जाते, ठीक है। इन खनिजों के 6 समूह बनाए जा सकते। इन 6 समूहों में सबसे इंपॉर्टेंट समूह है सिलिकेट समूह। सिलिकेट समूह सबसे इंपॉर्टेंट सिलिका है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सिलिका है। तो सिलिकेट समूह अगर हम देखें, ऑक्सीजन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर सिलिका एक प्रमुख ग्रुप बनाती है। सिलिकेट हम बोल रहे हैं, सिलिका नहीं बोल रहे, सिलिकेट समूह। सिलिकेट समूह वह होगा जिसमें सिलिका एक प्रमुख तत्व होगा, बाकी दूसरे तत्व संयोजक होंगे। प्रमुख तत्व जो है वो सिलिका होगा, बाकी दूसरे तत्व जो है वो संयोजक होंगे। तो लगभग क्रस्ट का 90% मिनरल ऐसा होगा ही होगा जिसमें सिलिका पाई जाएगी, ठीक है। तो ज्यादातर मिनरल जब सिलिका होगी, और मिनरल जो है कैसे बनते हैं, तत्वों से बनते हैं, और यही मिनरल और तत्व एक चट्टान का हिस्सा होते हैं, ठीक है, चट्टान का हिस्सा होते हैं। मतलब आपको चट्टानों में सिलिका जो है मिलेगी ही। 90% ऐसी चट्टानें होंगी जिसमें सिलिका कम या ज्यादा रूप में आपको मिलेगी। जैसे अगर हम देखें तो सिलिका प्रधान कौन सी चट्टान सबसे ज्यादा है, फैक्चुअल तौर पे पूछ लिया तो फेल्ड्स्पार, क्वार्ट्ज, ये सिलिका प्रधान वो चट्टानें हैं जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब इनमें अगर हम देखें तो एक सिलिका होता है, ठीक है,
और 4 ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है, तो ये टेट्राहेड्रॉन के जैसा बना। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सिलिकेट समूह में फॉर्मेशन होता है। मैं आपको यहां पर देखिए, ये सिंगल टेट्राहेड्रॉन है। ठीक है, तो जैसे ऑलिवाइन चट्टान है, तो सभी जगहों पर आपको जो बॉन्डिंग मिलेगी उसमें सिलिका और उसके चारों तरफ ऑक्सीजन का एड ऑन होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग हमें मिलती है। तो सिलिकेट समूह जो है वो सबसे ज्यादा प्रकार का है, और सिलिकेट समूह में लगभग 1000 टाइप के मिनरल और चट्टानें हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या हम सभी 1000 प्रकार के याद कर सकते हैं? संभव ही नहीं। ठीक है, तो हमको ब्रॉडर कैटेगरी यहां पर समझना पड़े। ठीक है, दूसरा जो हम समूह देखें वो कार्बोनेट समूह है। ठीक है, तो सिलिकेट समूह जो होता है उसमें जैसे क्वार्ट्जाइट है, फेल्डस्पार है, बायोटाइट है, ऑलिवाइन है, ऑगाइट है, ऐसे तमाम स्टोन मिलते हैं सिलिकेट समूह में। ठीक है, फिर कार्बोनेट अगर समूह देखें तो इसमें किसकी प्रधानता होगी? कार्बन की और कैल्शियम की प्रधानता होगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। ठीक है, मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, सेडराइट है, ये सब कार्बोनेट समूह वाले होते हैं। ठीक है, तो इनमें आप जैसे चट्टानें देखें तो चूना पत्थर है, संगमरमर है, वो सब इस ग्रुप की हैं। अभी आपको याद नहीं करना है, ये अभी आपको ये याद नहीं करना है। अभी आपको सिर्फ ब्रॉडर ग्रुप समझना है कि सिलिकेट ग्रुप हो गया, कार्बोनेट ग्रुप हो गया, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होगी। ऐसे आपको बहुत सारी चट्टानें एक बार में याद हो जाएंगी। ठीक है, अभी रुक जाइए, ये आपको बहुत सारी चट्टानें एक बार में याद हो जाएंगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका मुख्य चट्टान है। उसी तरीके से अगला ग्रुप है ऑक्साइड ग्रुप। इस ग्रुप को हम धात्विक ग्रुप भी कहते हैं या मेटालिक ग्रुप भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन जो है वो ज्यादातर मेटल के साथ में फॉर्म होता है। ठीक है, धातुओं के साथ में, जैसे हेमेटाइट, ये क्या है? एक अयस्क है, आयरन निकाला जाता है इससे। मैग्नेटाइट सबसे बेहतरीन आयरन अयस्क है। ठीक है, मैग्नेटाइट। लिमोनाइट, कोरंडम, बॉक्साइट, इससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। अब जरा देखिए, इसका एक अपना कलर होगा, कणों की संरचना होगी, छोटे कण बड़े कणों का अरेंजमेंट होगा। चट्टानों में यही होता है और हमको यही समझना है। ठीक है, तो ऑक्साइड ग्रुप हो गया, तो सिलिकेट ग्रुप, कार्बोनेट ग्रुप, ऑक्साइड ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन मेटल के साथ में फॉर्म होता है। फिर सल्फाइड और सल्फेट ग्रुप। अब जैसा कि नाम है, यहां पर सल्फर की प्रधानता है। ठीक है, यहां पर सल्फर की आपको प्रधानता मिलेगी, ये सल्फेट ग्रुप हो, सल्फाइड ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे आप जिप्सम देखिए, बेराइट देखिए, कैल्साइट देखिए, ये सब सल्फर ग्रुप वाले हैं। ठीक है, तो सल्फर ग्रुप हो गया, या आप कहें सल्फाइड ग्रुप हो गया। फिर एक ग्रुप होता है हैलाइड ग्रुप। हैलाइड ग्रुप आप ऐसे याद रखिए कि आवर्त सारणी में एक ग्रुप होता है जिसको हम हाइलोजन ग्रुप कहते हैं। हाइलोजन तत्व, जो हाइलोजन तत्व होते हैं जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है। ठीक है, इस तरीके के जो हाइलोजन समूह वाले होते हैं इनको हम हैलिड्स कहते हैं। अब एक शब्दों में अगर हम इसको याद रखें कि हैलिड समूह मुख्यतः नमक वाला समूह। ठीक है, तो सिलिकेट ग्रुप हो गया, कार्बोनेट ग्रुप हो गया, ऑक्साइड ग्रुप हो गया, सल्फाइड ग्रुप हो गया, हैलिड ग्रुप हो गया, जो मुख्यतः नमक वाला होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हाइलोजन ग्रुप वाले हैं, तो हैलिड हो गए। इनसे मुख्यतः नमकों का निर्माण होता है। ठीक है, इनको हम प्रयोग भी करते हैं, आज आप जान भी लीजिए। ठीक है, तो ये हैलिड समूह होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, एंड द लास्ट छठवां ग्रुप है हमारा फास्फोरस का। इसमें फास्फोरस की प्रधानता होती है, जैसे यहां पे टर्कोइज आप देख सकते हैं, नीला कलर, इसको रत्न के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एपेटाइट देख लीजिए, तो ये फास्फेट समूह वाले हैं।
इसमें फास्फोरस की प्रधानता पाई जाती है। तो एक तरीके से देखें, हमारे जितने भी मिनरल समूह हैं इनको हम इन 6 उसमें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब आग्नेय चट्टान हो, अवसादी चट्टान हो, ठीक है, चाहे कायांतरित चट्टान हो, वो सभी चट्टानें इन 6 समूहों का ही हिस्सा होंगी। तो अभी क्या होगा, जब आप चट्टानें समझ लेंगे तो आपको मिनरल समूह अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चट्टान इस मिनरल समूह में होगी या ये चट्टान इन 2 मिनरल समूह में हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं अब आग्नेय चट्टान। ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी बात बताई, इसमें मोटा मोटा फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा कि 98% ऑफ अर्थ क्रस्ट 8 एलिमेंट से बनी हुई है। ये 8 एलिमेंट मिल करके विभिन्न खनिजों का निर्माण करते हैं और ये क्रस्ट में नीचे भी पाए जाते हैं, ऊपर भी पाए जाते हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी क्या ये एलिमेंट सिर्फ क्रस्ट में है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एलिमेंट क्रस्ट या लिथोस्फेयर प्लस और लिथोस्फेयर दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि लिथोस्फेयर में अपर पार्ट ऑफ मेंटल भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी तत्व जो है यहां पर तो पाए ही जाएंगे, पर उसके साथ साथ ये एलिमेंट नीचे अंदर की तरफ भी पाए जाएंगे, चाहे वो पिघली अवस्था में ही क्यों ना हो। ठीक है, ऊपर ज्यादातर ये सॉलिड होकर के ऐसे मिनरल्स का फॉर्मेशन करते हैं, अंदर भी ये हो सकते हैं, पर वहां पर ये पिघली हुई अवस्था में या मैग्मा के जैसे फॉर्मेशन रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आग्नेय चट्टान को। आग्नेय, इग्नियस रॉक। ठीक, अच्छा, किसी रॉक को समझने से पहले हम ये देखें कि रॉक की विशेषता क्या होती है। ठीक है, वो ठोस होती है, चट्टान जो है ज्यादातर ठोस ही हो, सॉलिड होगी। ठीक है, उसमें अपनी छिद्रता होती है, पोरोसिटी होती है। ठीक है, अगर आप कणों के बीच का अंतर देखें तो छिद्रता होगी, किसी में छिद्रता ज्यादा होगी मतलब बीच का स्पेस जो है वो ज्यादा होगा, किसी में छिद्रता बहुत कम होगी मतलब कणों के बीच का स्पेस जो है वो बहुत कम होगा। तो पोरोसिटी हाई भी हो सकती है, पोरोसिटी लो भी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा पोरोसिटी के साथ साथ ही उनका निच्छालन निर्धारित होता है कि चट्टान में अगर चट्टान के ऊपर पानी है तो उसका रिसाव किस गति से होगा, होगा भी या बहुत मंद होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम परमिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, गम्यता, तो गम्यता कितनी है चट्टान की। ठीक है, सॉलिडिटी कितनी है, कितनी चट्टान जो है ठोस है। तो किसी भी चट्टान को पॉइसन्स रेशियो, अब ये फैक्ट हो गया जो आपको याद होना चाहिए। पॉइसन्स रेशियो क्या है? पॉइसन्स रेशियो बेसिकली चट्टान की ठोस प्रकृति को नापने के लिए होता है। ठीक है, अब हालांकि ये रेशियो बहुत बड़ा होता है, पर एक लाइन में आप ध्यान रखें कि चट्टान की ठोस प्रकृति को नापते हैं। हालांकि इससे चट्टान की लोच क्षमता को भी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी, उसके शीर स्ट्रेस को भी, ठीक है, उस पर पड़ने वाले दबाव को कितना वो बियर कर सकता है, इन सभी चीजों को नापते हैं और उसके आधार पर इसका पॉइसन्स रेशियो बनता है जो चट्टान की ठोस प्रकृति को हमें बताता है। जो अलग अलग पर इसका जो नंबर होता है वो 0.1, ठीक है, से लेकर के 0.45 या कुछ जगहों पर 0.5 तक भी जा सकता है। जितना 5 की तरफ जाएगा उतना ही चट्टान जो है ज्यादा स्ट्रांग होगी, रिजिड होगी, ठीक है, ठोस होगी। चलिए, तो ये पॉइसन्स रेशियो होता है चट्टान का, सॉलिडिटी, पोरोसिटी, परमिएबिलिटी, गम्यता, ये सब किसी भी चट्टान की होती है। पर इसके अलावा चट्टान की संरचना, भौतिक संरचना, चट्टान की भौतिक संरचना, किसी भी चट्टान की एक अपनी भौतिक संरचना होती है। ठीक है, अब उस भौतिक संरचना में क्या क्या है? चट्टान जो हमारे सामने देख रहे होंगे उसका अपना द्रव्यमान होगा, मास। अब द्रव्यमान किन प्रकार के कणों से बना है, तो उसमें कण कैसे हैं? कणों को जोड़ने के लिए सीमेंटिंग एजेंट कौन सा है? ठीक है, किस तरीके के सीमेंटिंग तत्व हैं जो जोड़ने का काम करेंगे? ठीक है, कहीं पर ऑक्सीजन जोड़ने का काम करता है, कहीं पर आयरन जोड़ने का काम करता है। तो इस तरीके के सीमेंटिंग एजेंट कैसे होंगे?
चट्टान में क्रिस्टल कणकीय पदार्थ, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल हमेशा एंगुलर होते हैं, जैसे ऐसा क्रिस्टल है या ऐसा क्रिस्टल है, हमको दिखाई भर लेना पड़े, पर जब हम कणों को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो क्रिस्टल के तौर पर हमको दिखाई पड़ सकते हैं। ऑक्टागोनल है, हेक्सागोनल है ना, इस तरीके के तमाम टाइप के क्रिस्टल हो सकते हैं। फ्लैट हो सकते हैं, ठीक है, चौकोर हो सकते हैं, ऐसे तमाम टाइप के क्रिस्टल्स हो सकते हैं। तो चट्टानों में क्रिस्टलीय व्यवस्था होती है, इसके आधार पर भी चट्टानों का वर्गीकरण होता है। ठीक है, चट्टानों में विदलन होता है। विदलन का अर्थ यह है जैसा क्रिस्टल होगा वैसा विदलन होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो चट्टानों की भौतिक संरचना 10 बताई गई है, 10 भौतिक संरचनाएं बताई गई। विदलन, क्लीवेज, अगर किसी प्लेन सतह पर चट्टान को आप तोड़ते हैं और चट्टान टूट के बिखरती है, ठीक है, तो प्लेन के साथ में धरातल, एकदम प्लेन धरातल के साथ में किस तरीके से टूटेगी, चौकोर क्रिस्टल में कणों में टूट रही है, त्रिकोण कणों में टूट रही है, ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर, कैसा टूट रही है। ठीक है, कैसा टूट रही है, शंकुआकार टूट रही है, कैसे टूट रही है, इसको हम इसका विदलन कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, तो विदलन हो सकता है, फिर फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर, अब देखिए, विदलन एक निश्चित तरीके से चट्टान का टूटना होता है, वो इसके क्रिस्टल पर निर्भर करता है। पर जब हम फ्रैक्चर की बात करते हैं तो हड्डी फ्रैक्चर होती है क्या निश्चित तरीके से होगी? नहीं, कैसे भी टूट जाती है। तो फ्रैक्चर जहां पर विदलन जो है वो एक प्लेन सरफेस पर, ठीक है, विदलन एक प्लेन सरफेस पर, क्लीवेज एक प्लेन सरफेस पर तोड़ने पर चट्टान को दिखाएगा। वहीं फ्रैक्चर जो है वो अनइवन सरफेस ऊबड़ खाबड़ है, उस पर चट्टान टूटती है तो किस तरीके से उसके क्रिस्टल टूट के अलग होते हैं, ये फ्रैक्चरिंग है। जहां पर क्लीवेज जो है वो डिसाइडेड होते हैं, ठीक है, विदलन जो है वो डिसाइडेड होता है, फ्रैक्चर जो होता है वो डिसाइडेड नहीं होता है। किस तरीके से टूटेगी चट्टान, ये अलग अलग फोर्सेस पर भी निर्भर करता है कि कैसे हम उसको दबा के तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रैक्चर हो गया। फिर लस्टर हो गया। लस्टर मतलब चमक होगी, चट्टान की अपनी एक चमक होगी, रंग होगा। देखिए चमक क्या है, चमक क्या है, चट्टान किस तरीके से लाइट के साथ में रिएक्ट कर रही, लाइट को किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है, कितनी मात्रा में कर रही है, ये बेसिकली निर्भर करता है इसके टेक्सचर पर, क्रिस्टल्स की बनावट पर। ठीक है, तो इसमें अपनी एक चमक होगी। जैसे चमक आप देखें ग्लॉसी होगी, है ना, ग्लॉसी हो सकती है, कुछ सिल्की हो सकती है ना, मेटालिक हो सकती है, ऐसे तमाम तरीके की चमक होंगी। निर्भर करता है कि प्रकाश कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। रंग होगा, रंग निर्भर करता है कि उसमें कौन कौन से तत्व हैं। जैसे कहीं पर अगर आयरन की प्रधानता होती है तो रंग लाल, रेड शिफ्ट और डार्क शिफ्ट होता है, लाल होने की तरफ, डार्क कलर होने की तरफ जाता है। आयरन और मैग्नीशियम मिक्स अनुपात में होते हैं और ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो वो काला और डार्क हरा होने के अनुपात में जाता है। तो रंग निर्भर करता है कि पारमाणविक संरचना और अशुद्धियां कैसी हैं। ठीक है, मतलब एक किसी भी चट्टान का, किसी भी मिनरल का एक प्रधान तत्व होता है, जो हमने अभी 6 प्रधान तत्व देखे, चाहे सिलिका प्रधान होगा, ठीक है, सल्फर प्रधान होगा, पोटेशियम, फास्फोरस प्रधान होगा, एक प्रधान होगा, बाकी सीमेंटिंग एजेंट होते हैं, उनको जोड़ने वाले होते हैं। तो रंग जो है वो उनकी परमाणविक संरचना और अशुद्धियां, या अशुद्धियों से मेरा तात्पर्य है कि सीमेंटिंग एजेंट या दूसरे तत्व उसके साथ कौन कौन से मिक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रकृति में, चट्टान की प्रकृति में अगर हम देखें तो धारियां, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रीक्स, ठीक है। तो धारियां बेसिकली सेम कलर की भी हो सकती हैं, जिस कलर की चट्टान है वैसी सेम कलर की धारियां हो सकती हैं, रिजेंबल भी कर सकती हैं, मतलब जो प्रतीत होती हैं,
और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें विपरीत कलर की भी धारियां हों, दोनों तरीके की होंगी। तो ऐसे में अगर आप मिक्स रंगों वाली चट्टान को आप पीसते हैं तो उसके पाउडर का कलर क्या आता है, स्ट्रीक कैसा आता है, ठीक है। तो पाउडर के कलर धारियों को हम स्ट्रीक कहते हैं। फिर चट्टान में पारदर्शिता, पारदर्शिता, पारभासिता, ठीक है, पारभासिता और या अपारगम्यता या अपारदर्शिता कैसी है, विजिबिलिटी में कैसी है, ठीक है। क्या चट्टान के पार आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है, पारदर्शी है, उसके आर पार आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं पारदर्शिता की, ठीक है, तो बिल्कुल से अगर पदार्थ है तो वो नहीं दिखाई पड़ेगा, उसके पार की चीज दिखाई पड़ेगी। पारभाषिता में देखेंगे तो कोई वस्तु के आर पार अगर आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर ग्लास लगा है, इतना साफ है ग्लास कि आपको दिखाई नहीं पड़ता। अक्सर मॉल वगैरह में ऐसे मेरे साथ भी हुआ, ग्लास का दरवाजा है, बंद है, ग्लास इतना साफ है दिखाई नहीं पड़ा, ठीक है, और चलते चले गए, टकरा गए। तो वो मतलब पूरी तरीके से पारदर्शी है और इस प्रक्रिया में वस्तु आपको दिखाई नहीं पड़ रही। पारभासी है मतलब आर पार आपको दिखाई तो पड़ रहा है पर वो वस्तु भी दिखाई पड़ रही है जिससे आप उधर देख सकते हैं। तो चट्टान की प्रकृति कैसी है, ठीक है, मतलब उसमें लाइट कैसे बिहेव कर रही है, तो ये भी एक इसकी भौतिक संरचना को ही दिखाता है। फिर स्ट्रक्चर का मतलब है उसकी क्रिस्टल की व्यवस्था कैसी है, कैसे जुड़े हैं, ठीक है, ये है। कठोरता कैसी है, रिलेटिव रेसिस्टेंस कैसा है, अगर किसी धरातल पर उसको खिसकाते हैं तो आसानी से खिसकेगी या फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ठीक। तो इस प्रकार की कठोरता कैसी है, रिलेटिव रेसिस्टेंस कैसा है, जिसको हम पॉइसन्स रेशियो के आधार पर नापते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब समान आयतन में आप जल लें, समान आयतन में वो वस्तु लें और उसको मेजर करें, देखें जल का भार और उसके भार में कितना अंतर है। मान लीजिए जल 1 किलोग्राम आ रहा है, वस्तु 10 किलोग्राम आ रही है, ठीक है, तो उससे 10 टाइम्स स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रदर्शित कर रहा है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी में अंतर को भी मापते हैं कि हवा में उस वस्तु का भार कितना आ रहा है, और जब उस वस्तु को हम जल में डालते हैं तो अक्सर जब वाटर में डालते हैं तो वस्तु हल्की होती है, ठीक है। ये निर्भर करता है कि वस्तु की डेंसिटी कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा होगी उतनी जल में और वायु में जो भार है वो लगभग समान है। ऐसे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मापते हैं जल के संदर्भ में और जल के अंदर, दोनों ही तरीकों से ये स्पेसिफिक ग्रेविटी में अंतर को प्रदर्शित करता है और इसके आधार पर भी कठोरता जो है आंकी जाती है। तो किसी भी चट्टान में ये 10 लगभग, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि एनसीईआरटी का रेफरेंस लेते हुए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी भी चट्टान में यह 10 भौतिक प्रकृति पाई जाएगी। अब भौतिक है तो रासायनिक प्रकृति भी उनकी होगी। रासायनिक प्रकृति मैंने आपको बताई उन 6 समूहों में है। रासायनिक प्रकृति किसके आधार पर, उनके रसायन कौन से हैं, उनके तत्व हैं, ठीक है। तो तत्व के आधार पर रासायनिक प्रकृति और आउटर रेजेम्बलेंस के आधार पर उनकी भौतिक प्रकृति निर्धारित होती है, ठीक है। अब आग्नेय चट्टान को अगर हम देखें, अब इसी तरीके से हम, आप समझ में आ गया आग्नेय चट्टान को किस ग्रुप की है और कैसी भौतिक प्रकृति उसकी दिखाई पड़ रही है, ऐसे हम उसको समझते चलेंगे तो आपका विजिबल इफेक्ट बनेगा। ये चट्टान वाला जो टॉपिक है काफी बोरिंग होता है, हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो लगता था ये क्या ही है, राइट साइट नाइट पढ़ रहे हैं, रटते जा रहे हैं, ठीक है। पर थोड़ा सा जब समझने लगेंगे टॉपिक तो पता चलेगा नहीं, चट्टान का तो हमारे जीवन में बहुत रोल है, ठीक है। और ये जितना कठोर है उतना ही निर्माणकारी भी है। कहते हैं ना पिता जो है परिवार में जितने कठोर और सख्त होते हैं, ठीक है, हालांकि पिता के लिए हो पाना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी एक पिता हूं तो इस बात को समझता हूं, ठीक है। पर कठोरता जो है वो अपनी संतति में, अपने बच्चों में
उतने ही निर्माणकारी प्रभाव भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आग्नेय चट्टान की। तो पहले आग्नेय चट्टान को आप डिवाइड कैसे करेंगे? ठीक है, किस किस आधार पर बांट सकते हैं? तो एक तो आग्नेय चट्टान को बांटने का जो सबसे कॉमन तरीका है वो है उसमें पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट तत्व के आधार पर बांट। ठीक है, पर मैं कैसे करता हूं, पहले हम चट्टान की विशिष्टता को समझ लें। जब विशिष्टता को समझ लेंगे तो कौन सी विशिष्टता है, कौन सी विशिष्टता कम है, कौन सी नहीं है, उसके आधार पर भी आप चट्टान को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान की विशिष्टता क्या है? ठीक है, जैसा कि नाम है आग्नेय, ठीक है, नाम है आग्नेय, तो ये आग से बनी होगी, है ना, पर एक्चुअली आग के खत्म हो जाने से बनती है ये। तो यह चट्टान कूलिंग, शीतलन, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, मतलब ठोसकरण हो जाए, सॉलिडिफिकेशन, कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एवं क्रिस्टलीकरण, जैसे मान लीजिए कि वायु में ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है जल की, जब तापमान बहुत कम होता है तो वो आर्द्रता क्रिस्टल में कन्वर्ट होती है और वो बर्फ के कणों के रूप में बनती है। कई बार वो नीचे गिरती है जिसको हम बर्फबारी भी कहते हैं। तो बर्फ का क्रिस्टल आप देखेंगे निश्चित आकार के होते हैं, 4-5 आकार उनमें आपको मिलेंगे, ये मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी में बताऊंगा। तो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया, कूलिंग होगा, सॉलिडिफिकेशन, क्रिस्टलीकरण किसका होगा? लावा का होगा। क्या सिर्फ लावा का ही होगा? नहीं, मैग्मा का भी होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? अंदर है तो मैग्मा और बाहर है तो लावा, मतलब ये तीनों प्रोसेस, कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन और क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, ये तीनों प्रोसेस बाहर सरफेस पर भी हो सकते हैं, मतलब लावा में भी होते हैं। जब वो बाहर आते हैं तभी तो लावा है, दोनों एक ही। ठीक है, राम श्याम सीता गीता दोनों एक ही है। ठीक है, पर बाहर आया तो लावा और अंदर रहा तो मैग्मा। तो मैग्मा जब अंदर की तरफ ठंडा होता है, जमता है, क्रिस्टलों का निर्माण होता है, उनमें कणकीय पदार्थ बनते हैं, तो हम उसे अलग नाम देंगे। ठीक है, अलग प्रकार के होंगे, बाहर होंगे तो अलग प्रकार के होंगे। तो इनका कूलिंग सॉलिडिफिकेशन के बेसिस पर भी विशिष्टता निर्धारित हो जाती है। ठीक है, कहां पर ठंडा हो रहा है, कैसे ठंडा हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखेंगे कि ये चट्टानें ज्यादातर दूसरी चट्टानों से ठोस ही होती हैं। ठीक है, चाहे अवसादी चट्टानों से कंपेयर करें तो ये ठोस ही पाई जाती हैं, तो दे आर रफली वेरी सॉलिड। तो इनका अगर हम पॉइसन्स रेशियो निकालते हैं तो हमेशा 5 की तरफ, 3 से आगे 5 की तरफ शिफ्ट होता है, 0.3 से 0.5 की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, इनमें परत नहीं होती है। ठीक है, अब ये क्या प्रकृति है भाई, ये क्या विशेषता है इनकी? देखिए, मैग्मा के ठंडे होने से बनती है ना। ठीक है, तो इनमें परत दर परत जमाव नहीं होता है। पर कई बार जैसे हम भारत में डेक्कन क्षेत्र में जाएं, महाबलेश्वर प्लेटू में देखें, तो वहां पर हमें जो भी पर्वत देखेंगे वहां पर ऐसे लेयर लेयर दिखाई पड़े, हालांकि वो है आग्नेय बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, पर उनमें ऐसे लेयर, पर लेयर होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? कि एक परत लावा निकला तो जम गया। ठीक है, उसके बाद जब आएगा तो वो इसके तापमान के साथ में क्या होगा, इतना अधिक तापमान होगा कि दूसरी वाली के साथ में वो गुंथित हो जाएगा, एकदम चिपक जाएगा। ठीक है, और इससे अगर इनको आप तोड़ेंगे तो परत के रूप में नहीं टूटेंगे। इसी वजह से कहते हैं कि जो इग्नियस रॉक है इसमें स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता है, परतदार संरचना नहीं होती है। हालांकि परत इसमें रिजेंबल करती है, प्रतीत होती है, पर वाकई में परत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, इनमें फॉसिल्स नहीं होते हैं। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, जीवाश्म नहीं है तो जीवाश्म ईंधन भी नहीं होगा, जीवाश्म नहीं है तो जीवाश्म ईंधन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैग्मा इतना गर्म होता है, अगर कोई जीवाश्म है भी तो वो जल के समाप्त हो जाएगा। तो अधिकतर जीवाश्म जो है वो इसमें अधिकतर क्या, सभी जीवाश्म समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, जीवाश्म इनमें आपको नहीं।
अब चूंकि ये बहुत सॉलिड है, मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनते हैं, ठीक है, और इनमें ठोसपन बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ये कोरोजन रेसिस्टेंस, एक तरीके से अपक्षय एवं अपरदन, अपक्षय एवं अपरदन। हालांकि अपक्षय की हम बात करें कि इनमें कोरोजन जो है, जब अपक्षय कम होगा तो अपरदन भी कम होगा, मतलब इन चट्टानों में टूट फूट जो इरोजन है, ठीक है, वो कम होता है। पर एक चीज यहां पे आप ध्यान रखें कि इनमें केमिकल इरोजन, ठीक है, केमिकल इफेक्ट कम होता है। हाँ, मैकेनिकल जरूर होता है। मैकेनिकल मतलब हवा के प्रभाव में, नदी के प्रभाव में, भूकंप के प्रभाव में इनमें टूट फूट ज्यादा होती है। पर अगर हम देखें तो इनमें केमिकल, या आप कहेंगे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है या एसिड रेनफॉल हो जाए, वो ज्यादा इनको इरोड कर दे, तो वो ज्यादा, तो केमिकल वेदरिंग के लिए रेसिस्टेंस होते हैं, पर फिजिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग इनमें हो जाती है। इसके एक एक्सेप्शन है, जैसे बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है केमिकल वेदरिंग उसमें भी बेसाल्ट में ज्यादा हो जाती है, तो एक दो एक्सेप्शंस है। जहां पर भी आग्नेय चट्टान होगी वो ज्वालामुखी विशिष्टता दिखाएगी, क्योंकि ज्वालामुखी प्रक्रिया वहां पर हुई होगी, तभी तो मैग्मा निकला होगा, लावा आया होगा बाहर, जमा होगा, या अंदर भी अगर जमा है तो लावा नीचे से ऊपर चढ़ा होगा। अब ये कहां से चढ़ता है? क्रस्ट के नीचे जो एस्थेनोस्फेयर वाला पार्ट है, नीचे मेंटल में जो मैग्मा है वही ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है। वो क्यों चढ़ता है, वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में समझना होता है, ठीक है। पर यहां पर हम ये ध्यान रख के चलें कि वो चढ़ता है ऊपर। तो जहां पर ये चट्टानें होंगी वो ये दिखाएगा कि यहां पर कभी ना कभी ज्वालामुखी अभिक्रिया जरूर हुई होगी, मतलब मैग्मा ऊपर आया होगा और सॉलिड लिथोस्फेयर में प्रवेश किया होगा और जम के चट्टानों का निर्माण किया होगा, ठीक है। तो ये कुछ विशिष्टता जो है वो आग्नेय चट्टान की होती है। अब आग्नेय चट्टान को अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो इसका वर्गीकरण कई आधारों पर हो सकता है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, भौतिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर, इन सभी आधारों पर हो सकता है। पर इसका एक पारंपरिक वर्गीकरण जो है, पारंपरिक वर्गीकरण जो होता है वो होता है इसमें सिलिका की उपस्थिति के आधार। हालांकि बहुत सारे जियोग्राफर्स ये मानते हैं कि ये वर्गीकरण ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ, इस आधार पर, सिलिका के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं, पर जब हम सिलिका के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, तो उसे हम चार पार्ट में, पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, अब 4 पार्ट में डिवाइड करते। एक है अम्लीय टाइप के या एसिडिक, ठीक है, एसिडिक। दूसरा है इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट ये आप कहें जिनमें ये पारंपरिक वर्गीकरण सिलिका की उपस्थिति के आधार पर, तो ज्यादा सिलिका होगी तो अम्लीय, इससे कम होगी तो इंटरमीडिएट प्रकृति की, ठीक है, मतलब मध्य अनुपात में सिलिका, मध्य अनुपात में सिलिका। वहीं, ठीक है, तीसरा है बेसिक या क्षारीय प्रकृति, इसमें सिलिका का अनुपात 50% से भी कम हो जाए, ठीक है। चौथा है अतिक्षारीय, तो अभी तक सामान्यतः किताबों में हम अम्लीय एवं क्षारीय पढ़ते हैं। अब ये 2 और ऐड कर लीजिएगा, हो सकता है यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन पूछती है, उसी टॉपिक पे और आगे बढ़ेगी। तो सिलिका के आधार पर अम्लीय, मध्य अम्लीय, ठीक है, क्षारीय और अति क्षारीय, इसको बेसिक और इसको अल्ट्रा बेसिक
नेचर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें वर्गीकरण सिलिका के परसेंटेज के आधार पर, कितना परसेंटेज है। ठीक है, अब देखिए मैं यहीं पर आपको दो वर्गीकरण एक साथ बता दे रहा हूं। ठीक है, अगर सिलिका का अनुपात ज्यादा, जैसे इसमें मानते हैं जो अम्लीय वाली है, ठीक है, इनमें 60 से लेकर के 85% तक सिलिका होती है, कुछ में मानते हैं 65 से 85%, कुछ जगहों पर अनुपात 90% तक हो सकता है। तो सिलिका का जब अनुपात ये होगा तो ज्यादातर आप ध्यान रखिएगा ये जो चट्टानें होंगी जिसमें सिलिका ज्यादा है वो लाइट कलर रिजेंबल करेंगी, हल्का रंग होगा। अब इसमें यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है, चट्टान हल्के रंग की, उसमें सिलिका की प्रधानता है एवं सिलिकेट्स, सतह से 5 किलोमीटर की गहराई पर बनी हो। इस आधार पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का वर्गीकरण समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं किसके आधार पर बात हो रही है, तो लाइट कलर होगी। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे सिलिका का अनुपात कम होगा और दूसरी इंप्योरिटीज ज्यादा होंगी तो डार्क कलरेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो एसिडिक नेचर तब होता है जब हम सिलिका की प्रधानता 80% 90% तक मेजर कर पाते हैं, 60 से लेकर के 60 से ऊपर होगा। जैसे इसमें ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट है, सिलिका ज्यादा होगा, हल्का रंग हो। ठीक है, रायोलाइट है, इस तरीके की चट्टानें हो। क्लियर है। अब जब सिलिका ज्यादा होगा तो सिलिका होता है गाढ़ा, जैसे कांच होता है ना, कांच, कांच की चूड़ियां वगैरह सामान जो बनते हैं, कांच जो है वो सिलिका ही है। ठीक है, अगर उसको गलाइए तो वो शहद से भी कहीं ज्यादा गाढ़ा होता है, काफी तापमान पर उसे पिघलाएं गाढ़ा होता है। तो जब सिलिका प्रधान लावा बाहर निकलता है तो वो बहुत गाढ़ा होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा। ठीक है, और जिस ज्वालामुखी से वो बाहर निकलेगा वो बहुत दूर तक बह के नहीं जाएगा, तो वो इसी ज्वालामुखी पर स्तरीय संरचना बनाता जाता है, स्ट्रेटोस्फेरिक बन जाए, लेयर्स बन जाए। ठीक है, लेयर्स बन जाएंगे और ये ऐसे ज्वालामुखी ऊंची संरचना बना। तो जहां पर सिलिका प्रधान एसिडिक लावा होता है वहां के ज्वालामुखी जो है वो ऊंची संरचना प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जितना सिलिका ज्यादा होगा आयरन मैग्नीशियम, लोहा और मैग्नीशियम उतना ही कम होगा। लोहा मैग्नीशियम जितना कम होगा, ठीक है, उतना ही चट्टान की डेंसिटी कम होगी, क्योंकि आयरन जो है वो डेंसिटी को बढ़ाता है। तो इनकी डेंसिटी जो होगी वो लगभग 2.5 के आसपास हो, घनत्व 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लगभग इतना 2.5 से 2.8 के बीच में इन चट्टानों का मिलता है। ठीक है, अब ऐसा ही लगभग इंटरमीडिएट नेचर होगा, इनमें जो होगा वो 50 से 60% के आसपास जो है वो सिलिका पाई जाए। इनमें सिलिका हमेशा 60% से अधिक ही होती है, इनमें सिलिका थोड़ी कम होगी इंटरमीडिएट और बेसिक वाले में, और बेसिक वाले में जो सिलिका होगी वो 50% से भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिक वाले में सिलिका जो है 50% से भी, और अति बेसिक में ये 40% से भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से सिलिका के गिरते हुए अनुपात के आधार पर ये पारंपरिक वर्गीकरण देखा गया। पर ज्योग्राफी और जिसमें हम चट्टान को पढ़ते हैं इसको पेट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, खनिज विज्ञान जिसको बोलते हैं, तो उसमें यह माना गया है कि सिलिका इज नॉट अ सब्सटेंस विच डिसाइड द एसिडिक एंड बेसिक नेचर। सिलिका कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो एसिडिक और बेसिक नेचर को दिखाएगा। इस वजह से ये जो वर्गीकरण है ये ऑब्सोलीट है। ठीक है, जैसे बेसिक चट्टानों में अगर हम देखें तो गैब्रो की चट्टान रखते हैं, गैब्रो, बेसाल्ट, बेसाल्ट, महाराष्ट्र दक्कन ट्रैप का जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वो बेसाल्ट से बना है, तो ये डार्क कलर होगी। इनमें आयरन मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होगी, और इधर वाले में अति क्षारीय जो होती है इनमें आयरन मैग्नीशियम की मात्रा और ज्यादा हो जाती है, तो डेंसिटी की ये बढ़ता क्रम हो जाएगा। जैसे इसमें आती है पेरिडोटाइट, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं
ताकि आपको चीजें ठीक से समझ में आए। ठीक है, अगर इस पिक्चर में देखें तो यहां पर दिख रहा है ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट। फिर ये सिलिका के घटते हुए क्रम में पेरिडोटाइट, अल्ट्रामैफिक है। ठीक है, 45% से कम सिलिका है। ठीक है, लैम्पोराइट, कोमाटाइट, इधर सिलिका कम होती जाती है। तो एक चीज आप देखेंगे कि जितना सिलिका ज्यादा होगी उतना चट्टान फेल्सिक होगी। फेल्सिक, तो जब बात फेल्सिक की हो, फेल्सिक बोला जैसे ही, फेल्सिक मतलब फेल्ड्स्पार, फेल्ड्स्पार मतलब हाई सिलिका। ठीक है, और जितना ही सिलिका कम होती जाएगी उतना ही चट्टान मैफिक हो जाएगी। मैफिक। ठीक है, किसके माफिक? मैफिक मतलब आयरन और मैग्नीशियम के माफिक। ठीक है, और जितना ही और कम हो गई, बहुत कम, तो ये अल्ट्रा मैफिक हो गई। तो जैसे जैसे आप फेल्सिक से मैफिक की तरफ जाते हैं कलर चेंज होने लगता है। ठीक है, कलर जो है चेंज, जैसे ऑलिव वाइन अल्ट्रा मैफिक है, इसमें सिलिका बहुत कम है। ठीक है, ऑलिव कलर होता है ना, ऑलिव, वही ऑलिव वाइन, हरा, लगभग हरा हो। ठीक है, पायरोक्सिन, पायरोक्सिन ज्यादातर ये मैफिक होती है, जैसे पेरिडोटाइट, कोमेनाइट। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार होता है। अब यहां पर देखेंगे फेल्ड्स्पार है, क्वार्ट्जाइट है। ठीक है, क्वार्ट्ज है, अल्बाइट है, ये फेल्सिक है। ठीक है, इनमें सिलिका ज्यादा है। तो जो रासायनिक वर्गीकरण है वो एक तरीके से हमारा किसके आधार पर हो जाता है? वो सिलिका की उपस्थिति के आधार पर हो जाता है। तो एक ये वर्गीकरण हो गया। ठीक है, ऐसे आप इसको देखेंगे तो आपको चट्टानें फिर याद हो जाएंगी। और अभी इनका रिजेंबलेंस भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब चट्टान सतह पर बनी है या अंदर बनी है, इस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अगर उसकी अवस्थिति के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर, ठीक है, चट्टान की अवस्थिति के आधार, अगर कोई चट्टान ऊपर सरफेस पर, सतह पर है, वायुमंडल पर बनी, कैसे बने? लावा आ गया, ठंडा हुआ। जब लावा सतह पर ठंडा होगा तो बहुत तेज गति से ठंडा होगा। अब ऐसी प्रकृति में जब लावा बहुत तेज गति से ठंडा होता है तो इसमें पाए जाने वाले क्रिस्टल बहुत कम होंगे या तो नहीं होंगे। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले दूसरे कणकीय पदार्थ, कणों का आकार बहुत छोटा होगा, महीन हो। ठीक है, तो अगर चट्टान ऊपर सतह पर लावा के ठंडे होने से बन रही है तो हमेशा उसके कणों का जो आकार होगा वो छोटा हो। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, कणों का आकार जो है वो छोटा हो। पर ऐसा हो सकता है कि मैग्मा बाहर आए ही ना। ठीक है, मैग्मा बाहर आए। अब 2 किलोमीटर से ज्यादा गहराई में अगर मैग्मा ठंडा हो रहा है, ठीक है, 2 किलोमीटर से ज्यादा गहराई में अगर मैग्मा ठंडा हो रहा है तो ऐसा मान के चलिए कि उसके कणों का आकार बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्यों बड़ा होगा? क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा। अंदर दबाव है ऊपरी सतह का, ठीक है, टेम्परेचर ट्रांसफर हो नहीं पा रहा है और इसमें सदियां बीत जाती हैं ठंडा होने में। ठीक है, 2 किलोमीटर से अधिक गहराई में ठंडा हो रहा है तो कणों का आकार काफी बड़ा होगा, और 2 किलोमीटर से कम गहराई में ठंडा हो रहा है तो कणों का आकार मध्यम होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास या उससे कम भी हो सकता है, और अधिक गहराई में हो रही हैं तो बड़ा हो। तो जितना क्रिस्टल साइज अगर आपको बड़ा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, क्रिस्टल साइज अगर चट्टानों का बड़ा दिखाई पड़ रहा है,
जितना बड़ा होगा, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा है तो समझ लीजिए वो चट्टान 2 किलोमीटर से अधिक गहराई में मैग्मा के ठंडे होने से बनी है। तो कणों के आकार के आधार पर भी इनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। अब ये जो वर्गीकरण होता है, इसमें जो अंदर बनती हैं, ठीक है, उन्हें हम आंतरिक, अवस्थिति के आधार पर जो वर्गीकरण है आंतरिक, ठीक है। पहले 2 ही वर्गीकरण होते थे, आंतरिक होते थे और बाह्य होते थे, पर अब आंतरिक होता है, मध्य स्तरीय होता है, मध्य स्तरीय स्थिति, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाएगा तापमान और दबाव में अंतर आता है और उसके आधार पर क्रिस्टल के साइज में भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली जो आंतरिक चट्टानें होंगी, ठीक है, मैग्मा अंदर ठंडा होता है, इनको पातालीय भी बोलते हैं, प्लूटोनिक भी बोलते हैं, पातालीय, प्लूटोनिक। तो इन चट्टानों में हमेशा कणों का जो आकार होगा वो बड़ा होगा, लार्ज साइज ग्रेन होंगे, क्योंकि ये बहुत धीमे, बहुत सालों में ठंडे होंगी। एक चीज और समझिए, अक्सर आंतरिक और मध्य स्तरीय चट्टानों में जहां पर मैग्मा ठंडा हो रहा होता है, मैग्मा में वाटर कंटेंट भी होता है जिसको मैग्मेटिक वाटर कहते हैं। या तो मैग्मा ऊपर चढ़ने से अंदर के एक्वाफर के संपर्क में आता है, एक्वाफर मतलब जो जल के क्षेत्र होते हैं, ठीक है, अंदर पोर्स में जल होता है, एक्वाफर बोलते हैं। तो एक्वाफर के जब कांटेक्ट में आता है तो मैग्मा लगातार वाटर के संपर्क में बनता है, पर वाटर बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि वो पूरा बंद है। तो वाटर लगातार मैग्मा में टकराता रहता है, वाष्पित होता रहता है, ये चलता रहता है, ठीक है। तो इसके प्रभाव में हमेशा क्रिस्टल साइज सबसे बड़े बनते हैं। तो अगर हम प्लूटोनिक रॉक की बात करें तो इनमें क्रिस्टल साइज सबसे बड़े होंगे और रॉक के खुद के साइज भी बहुत बड़े होते हैं। जैसे बैथोलिथ, बैथोलिथ काफी गहराई में बनते हैं, ये कोई चट्टान नहीं है पर बैथोलिथ एक स्ट्रक्चर है। तो ज्वालामुखियों के जो चेंबर होता है, बेस होता है, वो अक्सर जम के ठंडा हो जाता है और कई 100 किलोमीटर, 200, 400 किलोमीटर बड़े भी बैथोलिथ हो सकते हैं। पातालीय चट्टान इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये काफी बड़ी हो जाती है। मध्य स्तरीय की बात करें जिसमें चट्टान सतह से 2 किलोमीटर की गहराई, ठीक है, सतह के अंदर और 2 किलोमीटर के बीच में, ये मध्य स्तरीय होती है। इनको हाइपाबिसल भी बोलते हैं, ये गहराई वालों को हाइपाबिसल बोलते हैं। तो इसमें भी कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन भी ही होगा, ठंडा होगा, सॉलिडिफाई होगा, पर यहां पर मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ आने पर कई सारे पोर्स और क्रैक्स क्रिएट कर देता है, क्योंकि अब जब ऊपर आए तो ऊपर की परत पतली है ना, 2 किलोमीटर ही बचा, तो मैग्मा में अब इतना फोर्स होता है कि वो क्रैक्स डेवलप कर सकता है, चट्टानों को हटा सकता है, गला सकता है, उनकी प्रकृति बदल देता है, ठीक है। और इसी के आधार पर कई सारी रूपांतरित चट्टानें भी बनती हैं, मैग्मा के प्रभाव में आसपास की चट्टानों में रूपांतरण आ जाता है। तो ऐसे मैग्मा कई सारे पोर्स, क्रैक्स, होल्स में भी भर जाता है और इसी के बेसिस पर सिल, डाइक, लेपोलिथ, लोपोलिथ, है ना, इस तरीके के तमाम स्ट्रक्चर बनते हैं जो ज्वालामुखी के अंदर होते हैं। तो ये मध्य स्तरीय हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम कैसे देख सकते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव मतलब वाह्य हो गई, वाह्य बाहर वाली। इसका अर्थ यह हुआ कि जो चट्टान है वो बाहर सरफेस पर आने से बनी, ठीक है, वाह्य हो गई। तो वाह्य वाली जो चट्टान होगी, वाह्य बनने से ये 2 तरीके से बन सकती है। एक तो मैग्मा बहुत शांति से बाहर निकला, ठीक है, शांत दरारी उद्भेदन, इंग्लिश में कहते हैं फिशर इरप्शन हुआ, क्वाइट इरप्शन हुआ। जो भारत में दक्कन ट्रैप बना है वो ऐसा ही क्वाइट फिशर इरप्शन बना है, क्वाइट धीरे धीरे निकला और परत दर। तो इसमें अक्सर आप पतली पतली परतें देख सकते हैं, परत होगी नहीं, परत में टूटेगा नहीं, ना इसका टेक्सचर परतदार होगा, पर ये दिखाई पड़ेगा क्योंकि वो मैग्मा के पाथ को दिखा, इधर से ऐसे मैग्मा गया होगा, ठीक है। तो ये शांत टाइप की दरारी उद्भेदन से वाह्य वाली बनी। अब जितनी भी वाह्य वाली होंगी इनमें कणों का आकार छोटा होगा, ठीक है, कण जो है वो काफी बारीक होंगे क्योंकि क्रिस्टल
क्रिस्टल बनने का टाइम ही नहीं मिला, और अंदर जो वाटर के संपर्क में धीरे धीरे सदियों में ठंडे हुए, उनमें क्रिस्टल का साइज बड़ा बन पाता है। तो क्रिस्टल का साइज भी बताता है कि चट्टान सतह पर बनी है कि अंदर बनी है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो कण बहुत बारीक हैं, क्रिस्टल लगभग एब्सेंट हैं या बहुत कम है, ऐसी चट्टानें वाह वाली होती हैं, जैसे बेसाल्ट की चट्टान है, ठीक है, वो बहुत तेजी से ठंडी हुई है। तो ये हो गया एक क्विक इरप्शन से, ठीक है। अब एक हो गया एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव, ठीक है, विस्फोट बहुत तेज, एक्सप्लोसिव टाइप। अब उसमें क्या हुआ, बहुत तेजी से विस्फोट हुआ और लावा बहुत छोटे छोटे और कुछ मध्यम साइज के, जिनको हम पायरोक्लास्ट बोलते हैं, लावा बॉम्ब बोलते हैं, वो ऐसे निकल के बहुत दूर दूर फैलते हैं। तो वो इतनी दूर ट्रेवल करते हैं, तो हवा में ट्रेवल करने के दौरान ही वो ठंडे हो जाते हैं, बहुत तेज गति से ठंडे होते हैं, ठीक है, इससे भी ज्यादा तेज ठंडे होंगे। तो इनमें कण और बारीक होंगे, तो ये बहुत छोटे होंगे, मटर के दाने के जैसे, जिसको लेपिजीज बोलते हैं, वो मटर के दाने के जैसे होते हैं, लेपिली, ठीक है, लैपिली मटर के दाने के बराबर या उससे थोड़ा आलू के बराबर, ऐसे छोटे छोटे पैराक्लास्टिक्स इसमें बन जाते हैं आग्नेय चट्टान में, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ बनी, ठीक है। एक तो ये हो गया कि ये अवस्थिति कहां हो रही, और जो इस एक केमिकल हो गया, ठीक है, एक अवस्थिति हो गया, और तीसरा जो है वो इसमें पाए जाने वाले कण या क्रिस्टल, क्रिस्टल संरचना के आधार पर, जैसे यहां पर आप देखिए, ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा है कि इसमें ऐसे लग रहा है कि ये पीला रंग का है और अलग से कण इसमें, ठीक है, इसमें कणों का आकार अलग है, इसमें बिल्कुल महीन महीन बारीक बारीक कण, इसमें बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ग्लासी चमक दे रहा है, और ये कैसा है, पोरस है, इसमें बहुत सारे पोर हैं, ठीक है, इसको पोरोफाइट बोलते हैं। तो इस तरीके से जो कणों का अरेंजमेंट है, उसके आधार पर भी इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब जैसे ये वाली इंट्रूसिव हो गई, ठीक है, इंट्रूसिव, तो इंट्रूसिव वाली में आप देखिए जो कण होंगे वो आपको स्पष्ट बड़े बड़े दिख रहे होंगे, ब्लैक स्पॉट के रूप में दिख रहे होंगे। वहीं एक्सट्रूसिव वाली में आप देखेंगे तो आपको अलग से कणों का आकार बहुत कम ही मिले, ठीक है। तो कणों के साइज के अनुसार, फ्रेगमेंट्स के अनुसार भी हम इनको डिवाइड करते हैं, जैसे प्रेगमेटिक, ठीक है, इनमें क्रिस्टल और कण का आकार जो है प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक में कणों का आकार बड़ा होगा, ठीक है, बड़े साइज के होंगे। अगर ग्लासी है तो कणों का आकार मतलब बहुत छोटा है, फेनेरिटिक है, कणों का आकार मध्यम है। तो कणों के आधार पर भी, एफिनिटिक है, कणों का आकार और महीन है, तो कणों का आकार देख करके अब आप बता सकते हैं, जैसे बड़े वाले हैं, ये रहा, ठीक है, ये पैगमेटिक है, ठीक है। तो ऐसे 6 प्रकार में इनको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 6 प्रकार में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। पैगमेटिक हो गया, ठीक है, एफिनिटिक हो गया, और जो एक प्रकार होता है जिसमें हम इसको कहते हैं प्रोफेरेटिक, जिसमें 2 बड़े बड़े कण और महीन कण दोनों मिक्स होते हैं। जैसे इसमें आप देखिए बड़े और महीन का अरेंजमेंट दोनों मिक्स है, ठीक है। तो ये नाम आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, पर हाँ, इससे एक चीज होगी कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कणों के आकार के आधार पर, सिलिका के आधार पर ये जो वर्गीकरण होता है, इसमें हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं आग्नेय चट्टान को। अब उसके बाद आपको आग्नेय चट्टान याद करना आसान हो जाएगा। अंदर जमी है तो कणों का आकार बड़ा होगा, क्रिस्टल का साइज बड़ा होगा, मध्य में जमी है तो मध्यम आकार का होगा, और अगर बाहर जमी है तो बहुत छोटा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप डिसाइड कर पाएंगे
अब आप जब याद करेंगे चट्टानों को, थोड़ा सा गूगल करके उनकी फोटो देखेंगे इस तरीके से, तो आपका विजिबल इफेक्ट बन जाएगा और वो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो ऐसे ही दूसरी चट्टानों के बारे में भी जो है पोस्टमार्टम करके समझ लिया जाता है। और अब ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और आप जब फैक्ट भी याद करेंगे तो आपको समझ होगी कि कणों के आधार पर पाए जाने वाले उसमें तत्व के आधार पर, ठीक है, तत्वों के अगर हम देखें कई सारे तत्व हैं तो किस मिनरल ग्रुप में आएगा, इस तरीके से आप उसको डिसाइड कर पाएंगे और आपकी समझ चट्टानों के लिए काफी ज्यादा विकसित होगी। फिर इसके ऊपर इनके थोड़ा सा देखते हैं, जैसे क्वाड्स हैं उसका रेडियो और दूसरे जो उपकरण हैं, कम्युनिकेशन वाले उपकरण हैं, वहां प्रयोग होता है। तो थोड़ा सा आपने इनका प्रयोग जो है वो पढ़ लिया और चट्टान जो है पूरी तरीके से तैयार हो गई। अब यूपीएससी के जो भी क्वेश्चन आएंगे अभी अगले 2-3-4 सालों में, वो आपके जरूर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी आगे प्रोग्रेशन पर कैसा क्वेश्चन पूछेगी 4 साल के बाद वो नहीं पता, पर अभी 2-4 साल के लिए आप इसको अपने स्तर तक तैयार कर लेंगे। तो ऐसे होती है किसी टॉपिक की प्रिपरेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें और डिटेलिंग होती है, जब मुख्य कक्षा होगी तो इसका और हम थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, और जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लास होगी उसमें आपको बुकलेट्स भी दिए जाएंगी इन सभी तथ्यों के आधार पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।